चलिए अच्छा यार, एक्सरसाइज 13.3 बेस थ्योरम पे भाई हम लोग ने एक एक एग्जाम्पल किया हुआ है, दो दो तरीके से, तीन तीन तरीके से प्रूफ भी किए हैं। तो आज एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है भैया, एक अर्न बना लीजिए, 5 ब्लैक बॉल हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल मैंने निकाली, इट कलर इज नोटेड। अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहे जो भी बॉल मैंने निकाली उसका कलर मैंने नोट किया। ठीक है, एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और कलर देखा और नोट किया। सपोज ये मेरे पास एक पेपर है, मैंने एक बॉल निकाली और जो भी कलर आया रेड ब्लैक उसको लिखा और वापस बॉल को उसके अंदर रख दिया। क्लियर है। कह रहे हैं कि मोर ओवर, इसके आगे 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। क्या बात है, मतलब मैंने अगर एक बॉल निकाली, सपोज वो रेड बॉल हो गई, कलर नोट किया कि भैया रेड थी, और 2 बॉल रेड कलर की और उसके अंदर डाल दी। क्लियर है। अगर ब्लैक बॉल आई थी तो 2 ब्लैक बॉल और मैंने उसके अंदर डाल दी। देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। फिर कह रहे हैं कि मैंने यार कोई भी एक बॉल निकाली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई कंडीशन गिवन है तो बताओ जरा मुझे। इस पूरे क्वेश्चन को देखो, कहीं भी एक भी कोई गिवन कंडीशन नहीं है, तो पक्की बात है बेस थ्योरम तो अप्लाई होनी नहीं भैया। ये आपको बस माइंड सेट करके चलना है। कहीं कुछ बोला ही नहीं है कि जो बॉल आई है वो रेड ही है फिर वो इसकी हो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो पक्की बात है कि बेस थ्योरम तो नहीं है, ना ही कंडीशनल का होगा। तो पक्की बात है कि 13.3 में क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा ये। कह रहे हैं फिर देन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब सुनो ध्यान से जरा, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। देखिए हम इसमें होगा क्या, एक सबसे पहले तो एक बॉल निकाली गई है, अब वो रेड भी आ सकती है और वो ब्लैक भी आ सकती है, यस और नो। तो एक मैंने लिया E1 ड्रॉन बॉल रेड भी हो सकती है और E2 ब्लैक भी हो सकती है, यस और नो। तो यार PE1 क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 5/10 1/2, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। बात समझ आ रही है। एक चीज़ और बता दें, हो सकता है कि आप लोगों को ये नहीं लगता कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, किसको इवेंट करें, हम किसको इवेंट लेट करें कि ये इवेंट है। दिमाग में ये लिख के चलो, सबसे पहले जो जो आपने किया है उसको लेट करते चलो। बात हो रही सेकंड बॉल की जो आपने ड्रॉ की है, मतलब उससे पहले आपने एक बॉल तो निकाली होगी ना कोई ना कोई। अब वो बॉल या तो ब्लैक होगी या फिर वो रेड होगी। क्लियर है, तो इनकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए अब सुनो, अब इसमें केस बनेंगे। क्यों केस बनेंगे, अपने आप से क्वेश्चन करो। हो सकता है हमने रेड बॉल निकाल दी हो, हमसे पूछा किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, सेकंड बॉल जो है वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट बॉल है, जो हमने फर्स्ट बॉल निकाली है, हम यहां पे लिखेंगे कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल, ये अगर मान लो ब्लैक है, क्या है ब्लैक है, ये भी तो केस हो सकता है। फर्स्ट जो बॉल निकाली वो क्या है, मान लो ब्लैक है, ब्लैक स्पेलिंग ठीक है BLA, ठीक है ब्लैक है। अब सुनना आगे ध्यान से, ब्लैक आ गई। तो अब क्या हुआ इस अर्न के अंदर, एक बॉल हमने देखी भैया ब्लैक है, उसको उसके अंदर रख दिया, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। सही बात है। फिर मैंने देखा ब्लैक है और अब इसके अंदर 2 ब्लैक बॉल और डाल दी, तो अब ब्लैक बॉल कितनी हो गई, व्हाइट और रेड में कोई फर्क पड़ा, एक बॉल ब्लैक आ गई। फिर हमने अब कह रहे हैं कि दूसरी बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यस और नो। देखो ना, सबसे पहले सुनो क्या इसका केस क्यों बने, मैंने एक बॉल निकाली, हो सकता है वो रेड आए या फिर ब्लैक आए, दो ही केस बनेंगे। अगर ब्लैक आई तो 2 बॉल ब्लैक और डाल दी। फिर सेकंड बॉल, कह रहे हैं सेकंड बॉल रेड ही होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट बॉल निकाली हमने, ये सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई क्योंकि एंड। ठीक है, केस 2 क्या बन सकता है, देखो जरा, अगर हमने जो बॉल निकाली पहली बॉल, तो हो सकता है कि वो रेड हो, यस और नो। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। जब वो रेड बॉल है, अब इस अर्न के अंदर रेड बॉल कितनी हो गई 7, और भैया ब्लैक कितनी है 5। फिर कह रहे हैं कि दूसरी बॉल रेड हो, तो अब रेड कितनी है 7/12। यस, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, यही तो हो सकता है। और जब या का मतलब इनको ऐड कर देते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ए इवेंट हम लोग यहां पे लिखेंगे
ए को लिख देंगे सेकंड बॉल इज रेड मान लो, तो पी ए को हम लोग लिख देंगे 1/2 5/12 1/2 7/12, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब आप कहेंगे सर इसे थोड़ा उसमें लिख के दिखा दो, थोड़ा सा पढ़े लिखे बच्चों की तरह। तो देखो यार पढ़े लिखे बच्चों की तरह कैसे, ये तो पी इवन हो गया। अब हमको पता है कि इवन हो चुका है, फिर रेड आए मतलब पी ए वाई इवन। क्लियर है। फिर पी ई टू पी ए वाई ई टू, चमका। अब आप कहेंगे ना कि सर इसमें डिवाइड क्यों नहीं किया, बेस में डिवाइड, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन ही नहीं है ये, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, कुछ चीज गिवन ही नहीं है, पहले से ही गिवन है नहीं इसमें कुछ। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। केस का चक्कर समझ आया। फिर से सुनो, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद डाउट है भैया इसके अंदर 5 ब्लैक 5 रेड बॉल्स थी। ठीक है, पूछा गया है दूसरी बॉल रेड हो, लेकिन दूसरी बॉल से पहले आपने पहली बॉल तो निकाली होगी, यस और नो। तो पहली बॉल रेड आ सकती है या फिर ब्लैक आ सकती है। अगर रेड आई है पहली बॉल ये रही, अगर पहली बॉल मान लो रेड आई है, फिर हमने 2 रेड बॉल और डाल दी, फिर कह रहे हैं दूसरी बॉल रेड होनी चाहिए, तो ये हो गया। अगर ब्लैक आई होगी तो दूसरी बॉल हम रेड की ही निकालेंगे, क्योंकि रेड की ही पूछी गई है इसमें। एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। अब देखो कैसे पहचानेंगे ये बेस थ्योरम है या, क्योंकि देखो अभी यार 13.3 है तो माइंड सेट हो जाएगा कि यार जो भी क्वेश्चन होगा बेस थ्योरम का ही होगा ना। एग्जाम में थोड़ी ना आएगा कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम से, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कह रहा बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल। ठीक है डियर, देखते हैं। अच्छा कह रहे हैं 1 ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सही बात है, दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया। अब देखो इवेंट कैसे बनते हैं, 2 बैग सिलेक्ट होंगे, तुरंत बना दो इवेंट सिलेक्ट बैग 1 और सिलेक्ट बैग 2। तो यार पक्की बात है 2 बैग हैं तो पी ई1 1/2 ही होगा और पी ई2 भी 1/2 ही होगा डियर। कह रहे हैं 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। इन दोनों बैग में से कोई भी एक बॉल हमने बाहर निकाली एंड विच इज फाउंड टू बी रेड। गिवन है ये, देखो कंडीशन गिवन आ गई कि हमने जो एक बॉल निकाली है वो रेड है, मतलब गिवन कंडीशन को किस में लेते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं, मतलब ड्रॉन बॉल इज रेड। दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट। मतलब सुनो मैंने क्या किया, अब इस क्वेश्चन को इमेजिन करिए, मैंने एग्जांपल में यही बताया था 2 बैग है हमारे पास, मैंने कहा यार एक भी बॉल निकालो, तो सबसे पहले तो आपने बैग सिलेक्ट किया होगा, पक्की बात है। फिर आपने एक बॉल निकाली, आपने देखा ये तो रेड है, तो मैंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग बन की होगी, क्यों, क्योंकि बैग 2 में भी तो रेड बॉल है, यस और नो, पक्की बात है ना। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि जो बॉल निकाली है वो तो रेड है, गिवन है, वो किस बैग की हो, फर्स्ट बैग की। तो क्या ये नहीं पूछा गया, क्या ये नहीं पूछा गया है। तो बस अब लिखने का तरीका धड़ाके से लिखते जाओ भाई, ठीक है। बस ये लिखने आ गए हैं, अभी डाउट है, पक्की बात, जल्दी तो जल्दी से आ गए ना, गुड। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। पी इवन 1/2, अब इसको समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इवन हो चुका है मतलब बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, इसका मीनिंग क्या है, बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कितनी रेड बॉल है, यस और नो, बात ठीक है। चलिए इसको तो ऐसे ही लिख दो, नीचे वही है, प्लस पी ई2 1/2। अब इसका मतलब ई2 सिलेक्ट हो चुका है, मतलब बैग 2 सिलेक्ट हो चुका है, फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड हो चुका है, फिर रेड बॉल कितनी है 2/8। डू योरसेल्फ। एक चीज पक्का है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकती है कि सर आप पूरे क्वेश्चन में आपने हर तरफ रेड रेड लिया है, नीचे भी टोटल में भी, सर उसने एक बॉल निकाली, ब्लैक भी तो आ सकती है, आप क्यों यार, हम इसलिए रेड की बात कर रहे हैं कि रेड की ही प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, तो इस टोटल में केवल रेड की ही पॉसिबिलिटीज लेंगे, ना कि ब्लैक की। ब्लैक की बात बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। बात समझ आ रही है, कोई डाउट है, हटाएं इसको, ठीक है। वैसे ही चलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डीप में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन अ हॉस्टल।
हॉस्टल में कितने बंदे रहते हैं, जो भी जितनी भी जनसंख्या स्कूल में है भाई उसका 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% स्कॉलर है, मतलब हॉस्टल में नहीं रहते, कहीं बाहर से आते हैं वो। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा, काफी क्वेश्चन है इसके, हर क्वेश्चन दो तो तीन तरीके से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे करेंगे क्लास 10th की तरह, फिर 12th वाला भी कंसेप्ट बताएंगे। अब ये कह रहे हैं कि उस स्कूल में कुछ बच्चों हैं, तो बच्चों की जनसंख्या पता नहीं कितनी है, तो हम लोग लेट कर सकते ना, 1 से लेट कर लो, 1 लेट कर लो, 10 कर लो, पॉइंट में लेट कर लो, 1 लाख, कुछ भी लेट कर से आंसर हर केस में सेम आएगा। तो मैं इतना तो नहीं, मैं 1000 लेट कर लेता हूं। आप वैसे 999 भी लेट कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ होगी ना। तो मैंने आपसे कहा यार उस स्कूल में, कॉलेज में 1000 बंदे हैं, 60% कौन है, हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में कितने रहते हैं भैया, पक्की बात है कि इसका आप लोग निकालोगे 60%, 600 आएगा, अंडरस्टूड है। और स्कॉलर कितने हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये कह रहे हैं प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट, पिछली साल का रिजल्ट देखा उन लोगों ने और एनालिसिस किया और बताया 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन अ हॉस्टल अटेंड ग्रेड ए। मतलब क्या हुआ, जितने भी बच्चे हॉस्टल में रहते थे, जितने भी, इनका जब एग्जाम हुआ तो पता लगा कि 30% बच्चों का ग्रेड ए आया। कितने बच्चों का, 30% बच्चों का ग्रेड आया और इनका ग्रेड नहीं आया होगा। तो 600 का 30% कितना, 120, मतलब 120 बच्चों, 18, ओ माय गॉड 18, 180, 600 में से 180 बच्चों के ग्रेड ए आए हैं और 420, ओहो 420 ही कर रहे थे, इसीलिए भैया ग्रेड नहीं आया उनका ए। ठीक है, तो पक्की बात है कि 600 में से 180 बच्चों का ग्रेड ए आया और 420 लोगों का ग्रेड ए नहीं आया। ठीक है, अब कह रहे हैं जो स्कॉलर हैं उनके 20% बच्चों के क्या आए हैं, ग्रेड ए आया। तो 400 का 20% कितना हुआ, 80 बच्चों के आए हैं और 320 बच्चों का ग्रेड ए नहीं आया। यही तो है ना, ग्रेड ए आया है, इनका ग्रेड नहीं आया। यस और नो, क्लियर है, एकदम क्लास 10th की तरह सॉल्व करें, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कंसेप्ट क्लियर हो बस इनके। ठीक है, फिर कह रहे हैं एट द एंड, ठीक है, 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। एक बच्चे को हमने सिलेक्ट किया, किस में से, 1000 में से एक बच्चे को मैंने सिलेक्ट किया, एंड ही हैज अ ग्रेड ए, और उसका ग्रेड ए था। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर होगा, मतलब हॉस्टल का रहने वाला होगा। हम क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं ग्रेड ए का बच्चा हो और हॉस्टल में भी रहता हो। तो टोटल कितने हैं, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही ना। तो ये चाहते क्या, ये चाहते हैं कि एक बच्चा है वो ग्रेड ए का भी हो और हॉस्टल का भी, यही तो चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे तो 180 ही है ना, हॉस्टल में भी रहता है और ग्रेड ए भी है, और नीचे ला देंगे टोटल ग्रेड ए वाले। हॉस्टल में रहता है, ग्रेड ए है, और स्कॉलर है फिर भी ग्रेड ए है। ग्रेड ए के हमने टोटल नहीं, और आंसर आ गया, पीछे बुक से मिला सकते हो आप लोग एकदम, रुक जाओ। 0 8 8 16 260 आए ना, और 3 2 से कट जाएगा ना। देखो आंसर 9/13 आ रहा है, जल्दी इसको एक बचा चेक करें। क्लियर है, हो गया। देखो क्लास 10th की तरह, क्या आपको 12th का कोई भी कंसेप्ट बताया मैंने कि बेस है, ये कुछ है, 9/13 नॉर्मल तरीके सॉल्व किया ना। इससे क्या होता है यार, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं बस, और कुछ नहीं हुआ इससे। कि अगर ये क्वेश्चन मैं किसी बच्चे को क्लास 10th में समझाऊंगा तो उसको भी समझ आएगा। जो आपको याद रखना है, मैंने इस तरीके से क्यों बताया, इन्होंने बोला था कि उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी बताओ यार जिसका ग्रेड ए हो और वो हॉस्टल का हो। तो हम कैसे गए, पहले हॉस्टल पर गए, फिर देखा ग्रेड ए का ही है। अब नीचे क्या क्या लेते हैं, नीचे सारे ग्रेड ए के बच्चे, हॉस्टल के भी और स्कॉलरशिप के भी, स्कॉलर के चमका। अब इसे बताएंगे बेस थ्योरम से कि कैसे 12th, क्योंकि ऐसे बोर्ड में करके आप लोग मत आना, काट देंगे वो। मुझे ऐसे लगता है वो कहेंगे यार क्या है ये, तो लेट करके ना काट देंगे वो। तो थोड़ा नंबर वाली बात करते, नॉलेज वाली बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब चलो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। चलिए अब देखिए, अब इसे बेस थ्योरम से कैसे, प्लीज देखो। अब दो लोग हैं, एक तो हॉस्टल में रहते हैं और भैया क्या स्कॉलर्स हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हॉस्टल। मैं थोड़ा इसमें आपको केवल कंसेप्ट समझाना चाहिए, ठीक है। लिव्स इन हॉस्टल, लिव्स इन मतलब स्कॉलर, दे आर स्कॉलर। तो P even क्या हो जाएगा, कितना दिया, 60% बोले तो 0.6, ठीक है। और परसेंटेज में जो भी होता है वो प्रोबेबिलिटी ही है, और ये 0.4। पक्की बात है भैया। क्या कह रहे हैं, एक बच्चे को सिलेक्ट किया, उसका क्या है भैया, ग्रेड ए आया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो कौन हो,
यही तो पूछा है, यस और नो। तो बस कर दो काम यार इसका, पी ई वन पी ए वाई ई वन। चलो देखिए पी ई वन तो भैया 0.6। अब सुनो ध्यान से, इसको रीड करना सीखो बस। हमको पहले से ही पता लग गया बंदा हॉस्टल में रहता है, फिर उसका ग्रेड आया हो कितना परसेंट है, कितना परसेंट, 30%। 30% को क्या लिखेंगे 0.3, ठीक है। E2 कितना भी है 0.4, फिर कितना है 0.2। सॉल्व कर लो यार, वही आंसर आएगा, कर लेना सेम आप, मुझे नहीं पता आंसर वही आएगा, ठीक है। डू योर सेल्फ, कंसेप्ट क्लियर आपके होने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यार। कह रहे हैं इन आंसरिंग अ क्वेश्चन और MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस टेस्ट, स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गैस द आंसर, या तो उसको आंसर आता है भाई या फिर वो तुक्के पे ले जा रहा है, ठीक है। तो लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आंसर को जानता है, उसकी 3/4 है, तो ही नोज द आंसर। अरे बताता हूं, मैं बताता हूं, ठीक है यार। तो E1 E2 होगा, प्लीज अब शांत रहेंगे। फिर कह रहे हैं एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेस एन आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स नोज द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्टली दिया। मतलब गिवन क्या है कि उसने जो भी या तो तुक्का मारा है या फिर कुछ भी पहले से ही पता है, जो हमने आंसर पूछा है वो उसका करेक्ट है, करेक्ट आंसर, बस ऐसे ही लिख दिया करो, करेक्ट आंसर दिया। तो हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये तो गिवन है, करेक्ट आंसर दिया उसने, अब क्या पता हो सकता तुक्का भी हो ये, यस और नो। फिर कह रहे हैं उसको रियल में पता था उसका आंसर, बात समझ आ रही है, ये तो फाइंड करना है। तो पी ई वन पी ए वाई ई वन, पी ई वन पी ए वाई ई वन, पी ई टू पी ए वाई ई टू। चलिए E1 कितना भाई 3/4। अब सुनो, अब लॉजिक है यहाँ पे मल्होत्रा लग रहा है। E1 का मीनिंग क्या है कि ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता है, पहली बात होगी ना। फिर कह रहे हैं फिर उसने करेक्ट आंसर दिया है। यार जब हमको पहले से ही पता है कि मुझे आंसर पता है तो मैं करेक्ट दूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो गई, यस और नो। क्योंकि क्या E1 हो चुका है, मतलब उसको पता है पहले से ही आंसर, और फिर कह रहा है कि उसने सही आंसर दिया, गिवन है ये, तो भैया बनी तो होगी। तो अब ये इसकी 1/4। अब सुनो E2 क्या है कि उसने आंसर को गैस किया है, उसने आंसर को क्या किया है, गैस किया हो, और फिर सही आंसर हो, फिर करेक्ट आंसर हो। लॉजिक बताओ, लॉजिक जल्दी से क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनो ध्यान से यार, फिर से सुनो। कह रहे हैं E2 का मीनिंग क्या हुआ, E2 का मीनिंग क्या है कि ही गैस द आंसर, उसने आंसर को गैस किया है, उसने आंसर को, सुन तो ले जरा, उसने आंसर को क्या किया है, गैस किया है, लेकिन फिर भी आंसर क्या है, करेक्ट है, तो यही तो आ जाएगा 1/4। क्यों, ये गैस करता है ना आंसर का। ये नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में। हाँ तो क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। क्वेश्चन में तो दिया गया ना ये चीज। अरे क्वेश्चन पढ़ो, वो ये कह रहे हैं कि जब वो आंसर गैस कर रहा है फिर भी आंसर सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ये अलग है, वो वाली अलग है। देखो उसमें बोला गया है, क्वेश्चन मैंने लिखाई तो नहीं है, पढ़ो तो जरा। 1/4 दो बार यूज हुआ, देखो जरा पढ़ो प्रीति जरा यार, 1/4 दो बार यूज हुआ है, तो ये वाला 1/4 है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया अगर बस, क्योंकि लिखूंगा क्वेश्चन तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज नॉट प्रॉपर फॉर यू, तो इसलिए मैं लिखता नहीं हूं। ये क्या कह रहे हैं यार, इसका मीनिंग समझो ना। E2 का मीनिंग क्या है कि उसने आंसर गैस किया फिर भी करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है क्वेश्चन में, ना कि ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है, गिवन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 भाई, चलो बताऊंगा तो खैर जरूर। ये वो HIV वाला एग्जाम्पल है, 19 है जाने क्या है, बस इसमें HIV हटा के और कुछ लगा दिया बस। चलो देखते हैं, कह रहे हैं कि अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव, 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। कोई डिजीज का अगर चेकअप हो रहा है तो ब्लड टेस्ट जो आपने किया है वो 99% ठीक है, मतलब 1% गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, मतलब तुम्हें है नहीं कोविड और बोल दिया कोविड है, तुम्हें हो गया बेटा 15 दिन के लिए क्वारंटीन, ठीक है। व्हेन इट इज इन फैक्ट, ठीक है, प्रेजेंट, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ false positive result of 0.5% of the healthy person tested, ठीक है। The test will imply here disease or 0.1% of the population actually has the disease। अब देखो इसको दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे। एक देसी तरीका, फिर उसके बाद में वो भी कर लेंगे। इस गांव की जनसंख्या, गांव ले लो, शहर ले लो, कुछ भी ले लो, हमको पता नहीं है तो ले लेते हैं 1 लाख ले लो, क्योंकि गांव है थोड़ा सा बड़ा ही होगा, या शहर कुछ भी ले लो, 1 लाख है। इसमें से क्या बोल रहे हैं कि भैया 0.1% लोग ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, मतलब इन लोगों को डिजीज है 0.1%। तो इसका 0.1% 100 होगा, देखता हूं 3, हाँ 100 हो गया। मतलब एक गांव है या शहर है, कुछ भी ले लो यार, उसमें इतनी जनसंख्या है, हमको पता लगा कि इस गांव में 0.1% लोगों को डिजीज है, मतलब 100 लोगों को डिजीज है। फिर कितने लोगों को नहीं है, तो 0 इतने लोगों को डिजीज नहीं है। बात समझ आ रही ना, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा 99% इफेक्टिव इज डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट, मतलब जब इनको है, सुना ध्यान से रहा, जब इनको डिजीज है तो 99% इफेक्टिव है बताने में, मतलब इनको डिजीज है, टेस्ट कराया तो इनको डिजीज है और उसने 99% बता भी दिया कि हाँ इनको डिजीज है, मतलब 99% तो 100 का 99% 99 ही तो होगा, और 1% मतलब एक बंदे को कह रहा है कि यार तुम्हें तो डिजीज है ही नहीं, जबकि उस बेचारे को थी। समझो ना बात को ध्यान से। इस गांव में 1 लाख जनसंख्या है, उसमें 0.1% लोगों को बीमारी थी, इतने लोगों को, उनका टेस्ट कराया तो 1% गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्थी पर्सन, मतलब इन लोगों को नहीं है। हेल्थी पर्सन कौन हुए, जिन लोगों को बीमारी नहीं है, इन लोगों को बीमारी नहीं है। फिर भी कह रहा है कि 0.5% of the healthy person tested, then the probability if the healthy person tested, then the probability 0.005 the test will imply he has the disease। अच्छा, अब यहाँ पे परसेंटेज दी गई कितनी, 0.5%, तो डिजीज नहीं है, सुनना ध्यान से, डिजीज नहीं है, फिर भी कह दिया डिजीज है। कितने लोगों को, जनसंख्या के 0.5%, मतलब ये हट गया 5 2 जा 10, मतलब इतने लोग को बेचारों को नहीं थी, फिर भी कह दिया कि इतने लोगों को है। अब आप कहेंगे सर आंसर पॉइंट में तो प्रोबेबिलिटी है ना ये तो, ठीक है जी, इस तरीके से। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। गिवन क्या है, गिवन हमसे कह रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव, मतलब उसको बीमारी है, उसको बीमारी है, कह रहे हैं उसको बीमारी है। तो पूछा क्या है कि अ पर्सन हैज द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द, और उसको डिजीज भी है, मतलब पॉजिटिव भी है और डिजीज भी है, मतलब सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको डिजीज है और इंफॉर्मेशन भी सही दे रहा है, कितने हो गए 99। नीचे डिजीज नहीं है फिर भी बता रहा है डिजीज है, हम नीचे वही तो लेंगे जिनको डिजीज है, जिनको डिजीज है ना, ठीक नहीं आ रही बात समझ में। हम नीचे किसको लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर डिजीज वाले हैं तो दोनों केस में डिजीज वाले, कि इसमें डिजीज वाले इतने हैं और इसमें डिजीज वाले इतने, सॉल्व कर लो, यही आंसर आ रहा होगा। जरा इसको सॉल्व कर लो, अगर हम लोगों ने कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई हम लोगों ने की है, ठीक है। 5 2 जा 10 एकदम सही। जरा इसका आंसर निकालो जल्दी से, मल्होत्रा डू। तो ठीक है भैया, देसी तरीके सॉल्व कर लिया। अब आप लोग अगर ये जानना चाह रहे हैं सर आपने तो बता दिया, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा, बोर्ड में कैसे करेंगे, तो लिखो पर्सन हैज डिजीज और E2 नॉट डिजीज, यस और नो। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको डिजीज है, 0.1%, मतलब इतने हो गए,
और ये कितने होंगे जिनको डिजीज नहीं है। पक्की बात है ना, यही तो है। ए क्या है, ए क्या बोल रहे हैं भैया, गिवन क्या है कि उनका पॉजिटिव आया, मतलब पहले से ही पता है पॉजिटिव आया है, मतलब बीमार है वो, पॉजिटिव आने का मतलब यही है। फिर कह रहे हैं कि वो कौन होने चाहिए, कौन होने चाहिए एक्चुअल में, मतलब वो ये वाले होने चाहिए। तो मतलब यार कुछ नहीं है, हमसे ये पूछा है तो बस कंसेप्ट क्लियर करते चलो आप लोग। मैं दूसरा देसी मेथड इसलिए बताता हूँ, उसे थोड़ा सा बस फील आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब देखो पी इवन कितना है 0.001। अब कह रहे हैं हमको पहले से ही पता है कि भैया पर्सन को बीमारी है, समझना बात को ध्यान दे, और फिर भी वो पॉजिटिव है, तो इसका क्या आंसर होगा, कितना परसेंट है 99%, मतलब 0.99 अपॉन, ठीक है। फिर PE2 0.99, और फिर कह रहे हैं कि जब नहीं है फिर भी पॉजिटिव है तो भैया वहां पे 0.5% दिया गया है, तो 0.5% को क्या लिखेंगे 0.005। कर लो सॉल्व, वही आंसर आएगा जो इससे आ रहा है। क्लियर है, तरीका आपको आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं कि देयर आर 3 कॉइन्स, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा, मैथ्स क्यों सिंपल है, जैसा उन्होंने बोला मैंने उसी तरीके 3 कॉइन्स बोले हैं, तो भैया ये कॉइन 1 ले लिया, कॉइन 2 ले लिया और कॉइन 3 ले लिया मैंने, ठीक है जी भैया। कह रहे हैं 1 is 2 headed कॉइन, मतलब शोले वाला सिक्का है ये, शोले मूवी में वो टॉस करता है, दोनों तरफ हेड होता है, मतलब इसमें क्या है दोनों तरफ हेड है, ठीक है। तो ये वाइज्ड कॉइन है, खोटा सिक्का है, ठीक है जी। एंड द अनदर इज वाइज दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, मतलब दूसरा वाला जो सिक्का है इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% नहीं है, 75%, मतलब हेड ज्यादा आता है टेल से। तीसरा वाला एकदम क्लियर है, जो नॉर्मल अपने पास होते हैं, मतलब हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है डियर। अच्छा जी, कह रहे हैं 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम। अब यहीं पे स्टॉप हो जाओ। क्या कहा उन्होंने सबसे पहले कि इन तीनों में से कोई भी एक सिक्का चूज किया, तो 3 इवेंट हो गए ना, यस और नो, या तो ये सिलेक्ट हुआ होगा या फिर ये, तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ, पहले पढ़ो और तुरंत लिख दो। चूज कॉइन 1, तो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 नहीं होगी, क्योंकि 3 कॉइन है, ऐसे इसकी भी PE2 कितना होगा 1/3, E3 कितना होगा। देखो मैंने जैसे ही पढ़ा इस पे लिखा था क्या कि 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन, 3 में से कोई भी एक कॉइन मैं तुरंत इवेंट बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एट रैंडम एंड टॉस, कोई भी एक मैंने निकाला और टॉस कर दिया, ठीक है जी भैया। कह रहे इट सोज हेड, गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है कि हेड आया है, क्या गिवन है हेड आया है, तो भैया वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, मतलब पहले वाले की बात कर रहे हैं, यही तो है ना 2 हेडेड कॉइन, मतलब पहले वाले की बात करें, मतलब क्या हुआ पहले से ही पता है हेड आ गया है और वो पहला वाला होना चाहिए, यही तो बोला गया है। तो यार अगली लाइन में आंसर आ जाएगा, देखते हैं कैसे। कंसेप्ट बस क्लियर करते चलो अपने, और इसको रियल लाइफ से ऐड करते चलो, प्रैक्टिकली समझते चलो, तो प्रोबेबिलिटी में खैर कुछ तो है ही नहीं। अब देखिए चलिए PE1 1/3, अब हमको पहले से ही पता है कि हमने 2 हेडेड कॉइन को सिलेक्ट कर लिया है, फिर हेड आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 ही तो होगी यार, जब दोनों तरफ हेड है और फिर हेड आए तो 1 ही होगी, ठीक है जी। अब सुनो प्लस E2 1/3, अब हमको पहले से ही पता है हमने ये वाला कॉइन सिलेक्ट किया फिर हेड आए तो 75% हेड है ना, तो मतलब 3/4, 75% को चेंज कर लो ना। चलिए तीसरा वाला कह रहे हैं कि तीसरा वाला कॉइन सिलेक्ट किया फिर हेड आए तो 1/2, क्योंकि वो तो अच्छा कॉइन है ना,